कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान 1206 ईस्वी में बना। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, चालीसा मंडल का गठन किस शासक ने किया था? तो चालीसा मंडल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। अगला सवाल देखेंगे, रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण एल्फिंगस्टन ने माना है। तो रजिया का पतन का सबसे मुख्य कारण उसका स्त्री होना था। अगला सवाल देखेंगे, राजतत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया? तो राजतत्व का सिद्धांत बलबन ने स्थापित किया। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन विद्वान नहीं था? तो अब्बास खां शेरवानी सल्तनत कालीन विद्वान नहीं था। तो कौन कौन थे? अमीर खुसरो, अमीर हसन और मिनाज उस सिराज, ये सब दिल्ली सल्तनत कालीन विद्वान थे। अगला सवाल देखेंगे, चालीसा मंडल को निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने भंग किया? ऑप्शन से इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या बलबन। तो चालीसा मंडल को बलबन ने भंग किया। अगला सवाल देखेंगे जो मिलान वाला है, तो दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को कहते थे। सिजदा, तो सिजदा कहते थे दंडवत होने की प्रथा को। पाबोश, तो पाबोश कहते थे कदम चूमने की प्रथा को। अपरासियाब, तो अपरासियाब कहते थे वंश को। तो अपना ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक इल्बरी तुर्क नहीं था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्बरी तुर्क नहीं था। अगला सवाल देखेंगे, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? यानी अरबी परंपरा के अनुसार नई मुद्रा व्यवस्था, तो ये लागू की थी इल्तुतमिश ने। अगला सवाल देखेंगे, सल्तनत काल में अमीर आखुर क्या कहलाता था? तो अश्वशाला का प्रमुख होता था, उसे अमीर आखुर कहते थे। अगला सवाल देखेंगे, तबकात ए नासिरी किसकी कृति है? तो यह है मिनाज उस सिराज की। अगला सवाल देखेंगे, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश के समय सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो यह थी दिल्ली। अगला सवाल देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब चौगान खेलते दौरान घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल देखेंगे, अढ़ाई का झोपड़ा क्या है? तो ढाई का झोपड़ा एक मस्जिद है, जो पहले विग्रह चतुर्थ ने एक विद्यालय बनवाया था, जिसे बाद में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो बलबन को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो मध्यकालीन भारत की रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जो शासिका बनी। अगला सवाल देखेंगे,
मंगोल आक्रमणकारी संकेज खा भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो संकेज खा भारत में इल्तुतमिश के समय में आया था। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता संकेज खा का समकालीन था? तो दिल्ली का इल्तुतमिश सुल्तान संकेज खा का समकालीन था। अगला सवाल देखेंगे, संकेज खा का मूल नाम क्या था? तो संकेज खा का मूल नाम तेमुचिन था। अगला सवाल देखेंगे, अपनी शक्ति को संकेतित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? केसरे हिंद की। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? तो उसने एकतावादी व्यवस्था का प्रारंभ किया, यह उसके संबंध में सत्य नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल देखेंगे, निम्न मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया, यानी मूल्य नियंत्रण? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल देखेंगे, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का सेना नायक कौन था? तो अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का सेना नायक मालिक कपूर था। अगला सवाल देखेंगे, राज्यों द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे विशाल सेना की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो अलाउद्दीन के लगान एवं कर संबंधित सुधार पूर्णतः विफल सिद्ध हुए। दूसरा है, अलाउद्दीन की आर्थिक सुधार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया, जिससे साम्राज्य विस्तार के संसाधनों का अभाव हो गया। तो इसका आंसर है न तो एक और न दो। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग खूत और मुकदम को भी भू राजस्व देने को कहा, जैसे आम जनता देती थी? तो यह कार्य किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल देखेंगे, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगला सवाल देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। दीवान ए रियासत का कार्य क्या था? तो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखने वाली संस्था को दीवान ए रियासत कहते थे। अगला सवाल देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? तो बाजार सुधार लागू करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल देखेंगे, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच की सीमा सिंधु थी। अगला सवाल देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर 1325 ईस्वी में बैठा। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक कौन था? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही के नाम से जानी जाती है। अगर आपको ये सवाल अच्छे लग रहे हो तो एक बार चैनल को लाइक कर दे
अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में वह कौन सा था जिसके संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो यह कहा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में वह कौन सा शासक था जिसके जैन आचार्य राजशेखर तथा जिन भद्रसूरी के साथ वाद विवाद एवं उन विद्वानों को धन आदि भेंट करने के प्रमाण मिलते हैं? तो वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरकुंज सुल्तान कहा गया है? तो मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी व निरकुंज सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? तो फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फैजाबाद, जौनपुर, हिसार फिरोजा या फिरोजपुर? तो सिर्फ फैजाबाद का निर्माण नहीं करवाया था, बाकी 1, 2, 4, 5 और 6। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किसकी मृत्यु पर बदायूं ने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लेने वाला सुल्तान था? तो ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली त्योहार में भाग लेने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया था। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक लाया था। दीवान ए कोई किस सुल्तान से संबंधित है? तो दीवान ए कोई मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक ख्रीज खां था। तारीख ए मुबारक शाही किसकी जीवनी है? तो तारीख ए मुबारक शाही मुबारक शाह की जीवनी है। बहलोल लोदी ने किस सैयद वंश के शासक को अपदस्थ कर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की थी? तो यह किया था अलाउद्दीन शाह को। अगला सवाल देखेंगे, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों कथन सत्य है। इसने बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इसने निरकुंज राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया तथा अफगानों की स्वतंत्र व विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित किया। अगला सवाल देखेंगे, गुल रुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? गुल रुखी, तो यह लिखता था सिकंदर लोदी। अगला सवाल देखेंगे, लज्जत ए सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है? तो लज्जत ए सिकंदर शाही संगीत से संबंधित है। किस लोदी शासक ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाना चलवाया था? तो गज ए सिकंदरी नामक पैमाना सिकंदर लोदी ने चलवाया था। मियाँ भुआ जिसने तिब्बत ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की किसका वजीर था?
तो मियाँ बुआ सिकंदर लोदी का वजीर था। लोदी काल की प्रमुख इमारत मोट की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मोट की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, तैमूर ने दिल्ली से वापस जाते समय किसे लाहौर, मुल्तान और दिवालपुर का राज्यपाल बनाया था? तो यह बनाया था ख्रीज खां को। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो लोदी अफगान मूल के थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो आगरा नगर बसाया था सिकंदर लोदी ने। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा लोदी ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले बलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। अगला सवाल देखेंगे, तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राजवंश स्थापित हुआ। अगला सवाल देखेंगे, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती है। ऑप्शंस तो कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक केंद्र देते हैं। तो इसका ऑप्शंस 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल देखेंगे, जौनपुर नगर किसकी स्मृति से बसाया गया था? तो जौनपुर नगर मोहम्मद जोना खां की स्मृति में बसाया था। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। कश्मीर शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? तो कश्मीरी शासक जैन उल अबिदीन कश्मीरी का अकबर के नाम से जाना जाता है, जैन उल अबिदीन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, यह सुमेलित नहीं है। बाकी बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा व सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, ये सभी सुमेलित है। अगला सवाल देखेंगे, दक्षिणी भारत के पोलीगार कौन थे? तो दक्षिणी भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण अधिकारी। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो जैन उल अबिदीन ने जजिया कर सर्वप्रथम समाप्त किया था। अगला सवाल देखेंगे, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। अगला सवाल देखेंगे, राज्य को राजवंश से मिलाना है, तो इसको छोटा कर देते हैं। तो बरार राजवंश था इमाद शाही से, बीजापुर था आदिल शाही से, अहमदनगर था निजाम शाही से और गोलकुंडा था कुतुबुद्दीन शाही से। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरि और बुक्का वांगल के काकतियों के सामंत थे। इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात हरियर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिणी भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था। हरियर और बुक्का के गुरु विदारण्य थे, या हरियर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य है। अगला सवाल देखेंगे, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर शासक का अंतिम शासक था हुसैन शाह। अगला सवाल देखेंगे, आमुक्त्य माल्य किस शासक की रचना थी? तो आमुक्त्य माल्य देवराय प्रथम की रचना थी। किस संगम वंशीय राजा ने सिंध में एक दूत मंडल भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने सिंध में एक दूत मंडल भेजा था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी?
तो कृष्णदेव राय ने नागलापुर की स्थापना की थी। अगला सवाल देखेंगे, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक देव राय द्वितीय के राजकाल में विजयनगर आया था। निकोला डी कॉन्टी कौन था? तो यह एक इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। तो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर के राजाओं का आश्रय प्राप्त था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विजयनगर कालीन समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। विजयकालीन नगर समाज में क्षत्रियों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। विजयनगर कालीन समाज में विवाह कर सामाजिक तथा सामुदायिक कर के रूप में आरोपित था। या विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी और उपज का 1/6 भाग कर रूप में वसूला जाता था। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन से कथन असत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखेंगे, तालीकोट का युद्ध 1565 में किनके मध्य लड़ा गया था? तो तालीकोट का युद्ध विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल देखेंगे, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो काकतीय शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। प्रसिद्ध विजय विठुल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हम्पी में। अगर आज के आपको ये सवाल अच्छे लगे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और वीडियो को लाइक कर लेवे। धन्यवाद।